हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 के ठोस अवस्था वाले अध्याय में अपन पिछले वीडियो तक एन और पी प्रकार के अर्धचालकों का अध्ययन कर चुके थे। आज हमारे इस वीडियो में हम जो है अर्धचालकों के अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा अर्धचालकों के अनुप्रयोग। अब बेटा अनुप्रयोगों में देखा जाए तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इन समस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है। जैसे एक आपका उपकरण है डायोड। उपकरणों में काम आने वाला एक पदार्थ होता है डायोड। डायोड जो है ये आपके दो अर्धचालकों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक जब जोड़ दिया जाता है इस प्रकार, तो इस प्रकार से बनने वाली युक्ति कहलाती है डायोड। और ये डायोड जो होता है इसका कार्य होता है रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में बदले। आपका जो करंट होता है एसी करंट, उसको डीसी करंट में या डीसी करंट को एसी करंट में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। आपके मोबाइल का चार्जर है, आपके बैटरियों के चार्जर आते हैं, उन सब में आपके रेक्टिफायर्स जो है काम में लिए जाते हैं। फिर इसी तरह अर्धचालकों से बनने वाली एक युक्ति होती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है दो तरह के होते हैं। एक ट्रांजिस्टर तो होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर, और एक ट्रांजिस्टर होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन ट्रांजिस्टर्स को अपन एक नाम देते हैं सैंडविच सेमीकंडक्टर। सैंडविच सेमीकंडक्टर का अर्थ जैसे सैंडविच बनता है, दो ब्रेड के पीस के बीच में मसाला भरा जाता है, उसी प्रकार दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, या दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर सैंडविच सेमीकंडक्टर। और ये सैंडविच आपका सेमीकंडक्टर जो होता है ये आपके रेडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, इनको पहचानने में काम आते हैं, इनकी ताकत को बढ़ाने में काम आते हैं। तो सिग्नल की ताकत को बढ़ाने में, सिग्नल को पहचानने में यहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा सोलर सेल। सोलर सेल ये आपका फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड मतलब जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। सोलर सेल फोटो डायोड होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह से बच्चों आप लोगों ने एक नाम और सुना है, आजकल खूब चलता है, एलईडी। एलईडी में आपका टीवी आता है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन आती है, आपका मोबाइल आपके बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट आती है, तो इसमें एलईडी बोलते हैं अपन उसको। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं इनका मुख्य उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। और ये जो है आपके जो है पावर सेविंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आपके सबसे पहले जो पीले वाले बल्ब चला करते थे, पीले वाले बल्ब जो है आपके जो है ज्यादा वाट के हुआ करते थे, ज्यादा बिजली खाते थे। उसके बाद में आपका आया CFL। CFL में लाइट जो है, लाइट का कंजम्पशन जो था वो आधा रह गया। अब वर्तमान में जो है आपके एलईडी बल्ब या एलईडी की ट्यूबलाइट चलती है। तो ये एलईडी जो होता है ये आपका पावर सेविंग के लिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिजली की खपत को कम करने के लिए अपन जो है इनका प्रयोग करते हैं। फिर बेटा
इसके बाद आपके वर्तमान में कुछ अलग तरह के अर्धचालक पदार्थ भी बनाए गए हैं, जैसे वर्ग 13 व वर्ग 15, इनका संयोजन कराने पर वर्ग 13 व वर्ग 15, इसी प्रकार वर्ग 12 व वर्ग 16, इनके संयोजन से भी अर्धचालक पदार्थ बनाए जाते हैं। और इस तरह से बनने वाले जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, इनकी औसत संयोजकता आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम के समान 4 ही रहती है। जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, तो इनमें जो है पहले वाला जो तत्व है वो वर्ग 13 का है, पीछे वाला जो तत्व आप देख रहे हैं वो वर्ग 15 का है। इसी तरह वर्ग 12 और 16, जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, मर्क्यूरिक टेल्यूराइड, तो पहले वाला तत्व आपका वर्ग 12 का हो गया, पीछे वाला तत्व हो गया वर्ग 16 का। तो इनके कॉम्बिनेशन से भी आजकल उपयोगी अर्धचालक बनाए जा रहे हैं और अधिकांशतः इन्हीं अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। और उनमें भी सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला जो अर्धचालक होता है वो आपका गैलियम आर्सेनाइड होता है। गैलियम आर्सेनाइड जो है ये आपका अधिकांशतः वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है। अब देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि औसत संयोजकता कार्बन और सिलिकॉन के समान 4 होती है। जैसे वर्ग 13 है, वर्ग 13 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, वर्ग 15 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, और इनका जब आप औसत निकालेंगे तो आएगा 4। इसी तरह वर्ग 12 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, वर्ग 16 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, औसत निकालेंगे आएगा 4। तो इस तरह से जो है यहाँ पर औसत संयोजकता आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम के समान यहाँ पर 4 पाई जाती है, और ये आपके उपयोगी अर्धचालक पदार्थों के रूप में प्रयोग में आ रहे हैं। अब बेटा इसके बाद में आता है आपका एक और इसका अनुप्रयोग है। देखिए, कुछ संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड भी जो है अर्धचालक पदार्थों की तरह से कार्य करते हैं। जैसे टाइटेनियम का ऑक्साइड, आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड, रीनियम ट्राइऑक्साइड, तो ये जो ये आपके संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड हैं, इन्हें भी अर्धचालकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इनमें रीनियम ट्राइऑक्साइड की इसकी जो चालकता का मान होता है वो कॉपर धातु के मान के लगभग समान होता है। रीनियम ट्राइऑक्साइड इसकी जो चालकता होती है वो कॉपर धातु के लगभग समान रहती है। तो इस तरह से ये आपके अर्धचालकों के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग थे। अब बेटा इसके बाद में अपन जो है इसका अगला टॉपिक लेते हैं, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। हमारा नया टॉपिक है ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। देखिए, किसी भी ठोस पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होते हैं, ये चुंबकीय गुण उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण से होते हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्मों का कारण होता है उन पदार्थों में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में बेटा 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति तो कहलाती है कक्षीय गति, नाभिक के चारों ओर जो गति होती है इस गति को नाम दिया जाता है कक्षीय गति। और एक गति होती है इसकी चक्रण गति। चक्रण गति जो है ये आपके
अक्ष पर चक्रण के द्वारा, अक्ष पर चक्रण के जो अक्ष पर चक्रण होता है उसको नाम दिया जाता है चक्रण। पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्मों के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, इस बात को अपन जो है क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत से समझ सकते हैं। क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत है कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो आवेशित कण के गति करने से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करे, त्वरित गति का मतलब उसकी गति में त्वरण हो, यानी समय के साथ वेग का परिवर्तन हो। तो जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करेगा तो त्वरित गति करने पर जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन में होने वाली गति विद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए और चुंबकीय गुणधर्मों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी। अब इलेक्ट्रॉन की यहां पर दो प्रकार की गतियां जो है पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी। पहली गति हमने बताई कक्षीय गति। तो कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ये कहलाता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इसको हम व्यक्त करते हैं म्यू एल से। इलेक्ट्रॉन की गति से जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, पदार्थ के चुंबकत्व को चुंबकीय आघूर्ण के माध्यम से बताया जाता है और ये चुंबकीय आघूर्ण जो है इलेक्ट्रॉन की गतियों से उत्पन्न होते हैं। कक्षीय गति से उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे कहा जाता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और इस कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं म्यू एल के द्वारा। इसी तरह चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसे नाम दिया जाता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और इसे हम व्यक्त करते हैं म्यू एस के द्वारा। कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तथा पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है, कुल चुंबकीय आघूर्ण, इसे अपन व्यक्त करते हैं म्यू से और ये बराबर होता है दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग के। कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग के मान के बराबर। लेकिन पदार्थों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के मान जो होते हैं वो लगभग नगण्य होते हैं, लगभग जीरो होते हैं। और इसके जीरो होने का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के ऊपर बाह्य वातावरण प्रभाव डालता है, यानी बाह्य वातावरण के कारण से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में बाधा उत्पन्न होती है और कक्षीय गति में उत्पन्न होने वाली यह बाधा इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के मान को नगण्य बनाने का काम करती है। जीरो तो नहीं होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम मान इसका बचता है। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण जो होता है लगभग म्यू एस के मान के, यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के मान के बराबर। कुल चुंबकीय आघूर्ण में मुख्य योगदान किसका रहेगा? चक्रण गति से उत्पन्न होने वाले चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का। कारण म्यू एल का मान नगण्य, और मान नगण्य क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बाह्य वातावरण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में बाधा उत्पन्न करता है और जब गति में बाधा होगी तो उससे उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय आघूर्ण था उसमें भी बाधा आएगी, यानी उसके मान में कमी आएगी। तो म्यू एस का जो मान होता है वो होता है n इंटू n प्लस 2 का अंडर। इसमें n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का अर्थ हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका मात्रक होता है बोर
मैग्नेटॉन, जिसको हम व्यक्त करते हैं Bm के द्वारा, और एक बोर मैग्नेटॉन होता है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय गुणधर्मों के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, ये दोनों प्रकार की गतियां उत्तरदायी होती हैं। कक्षीय गति से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल के नाम से जाना जाता है। चक्रण गति से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस कहलाता है। और कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। अब म्यू एल का जो मान होता है वो नगण्य होता है, कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब जब म्यू एल का मान नगण्य है तो कुल चुंबकीय आघूर्ण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगा? म्यू एस पर निर्भर करेगा। और म्यू एस के लिए फॉर्मूला होता है n × n+2 का अंडर रूट, जिसमें n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका म्यू का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन, Bm के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और 1 Bm होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थों को 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें 5 भागों में सबसे पहला आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा आता है लौह चुंबकीय, चौथा है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, और पांचवा है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इस तरह से हम पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर यहाँ पर 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस तरह से भाई पदार्थों को हम उसके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांट रहे हैं: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय और प्रति लौह चुंबकीय। अब हम यहाँ पर देखिए, इसमें जो केवल सेकंड नंबर पर जो आप देख रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए युग्मित इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए, लेकिन बाकी के जितने भी हैं इन सभी के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो प्रतिचुंबकत्व जो है, प्रतिचुंबकत्व का जो गुणधर्म होता है वो सभी इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने पर होता है, लेकिन जो अनुचुंबकत्व का गुणधर्म होता है या बाकी के जो गुणधर्म अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकीय पदार्थ, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, इन सब गुणों के लिए जो है पदार्थ के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर अब एक एक करके जो है इन पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहला आता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अत्यधिक दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करे। आकर्षण तो हो, लेकिन इतना दुर्बल आकर्षण हो कि जिसे ना तो आसानी से महसूस किया जा सके और ना ही उसे देखा जा सके। तो जब भी आकर्षण अत्यधिक दुर्बल होता है तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और इन पदार्थों का ये जो गुणधर्म होता है इसको नाम दिया जाता है अनुचुंबकत्व।
तो अनुचुंबकत्व में पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करता है और इस गुणधर्म का कारण होता है पदार्थ में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पदार्थ में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तभी पदार्थ जो है अनुचुंबकत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। अभी अपन ने इसमें पढ़ा था कि म्यू का मान जो होता है म्यू एल और म्यू एस के मान के योग के बराबर होता है। तो अगर किसी पदार्थ में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो ऐसी स्थिति में पदार्थ जो है अनुचुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करेगा। अब आकर्षण का कारण क्या है? देखिए, जो म्यू एस होता है यह हमेशा आकर्षण के लिए उत्तरदायी होता है और जो म्यू एस होता है यह प्रतिकर्षण के लिए उत्तरदायी होता है और म्यू एस का मान जो होता है वो हमेशा ही म्यू एल के मान से बड़ा होता है। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में है तो पदार्थ जो होगा वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब देखिए, इसमें एग्जांपल में जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, आपका Fe2, Fe3, Cu2 पॉजिटिव आदि। तो कोई भी पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अनुचुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। यानी अनुचुंबकत्व जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण से होता है। अब ये जो अनुचुंबकत्व है ये एक जो है टेम्परेरी गुणधर्म होता है, यानी स्थायी नहीं होता, अस्थायी गुणधर्म होता है। जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखेंगे तब तो पदार्थ चुंबक का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे पदार्थ का चुंबकत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अगर पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में है तो चुंबक की समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन जैसे ही हम पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हटा देते हैं पदार्थ का चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भाई ये तो हो गए अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसके बाद में सेकंड आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का अर्थ होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अत्यधिक दुर्बल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है और चुंबक के संपर्क में हमने प्लास्टिक रखा तो बल लगेगा प्रतिकर्षण का, लेकिन यह प्रतिकर्षण इतना ज्यादा दुर्बल होता है जिसे ना तो हम देख पाते और ना ही हम उसको अनुभव कर पाते। तो जब भी पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अत्यधिक दुर्बल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो ऐसे सभी पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और पदार्थों का ये जो गुणधर्म होता है इसको नाम दिया जाता है प्रतिचुंबकत्व। अब बेटा दूसरी बात आती है प्रतिचुंबकत्व का कारण। प्रतिचुंबकत्व का कारण होता है पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में नहीं पाया जाएगा, तभी पदार्थ जो है प्रतिचुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया म्यू इज इक्वल म्यू एल प्लस म्यू एस, और इसमें जो म्यू एस होता है, म्यू एस का मान क्या होता है? शून्य। शून्य क्यों हो जाता है भाई? म्यू एस के लिए भी अपन ने फॉर्मूला बताया था, म्यू एस बराबर एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट, जिसमें एन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे यानी एन का मान शून्य होगा तो उस स्थिति में म्यू एस का मान क्या हो जाएगा? शून्य। और म्यू एस का मान शून्य होने का मतलब हुआ कि पदार्थ का जो म्यू होगा वो किस पर निर्भर करेगा? म्यू एल पर।
म्यू एल को हमने नगण्य बताया था लेकिन शून्य नहीं बताया था। मान होता है लेकिन अत्यधिक अल्प मान होता है, और इसी कारण से जो है पदार्थ के द्वारा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। म्यू एस जो होता है वो आकर्षण के लिए उत्तरदायी है, म्यू एल जो होता है वो प्रतिकर्षण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसका मान अत्यधिक दुर्बल होने के कारण से प्रतिकर्षण बल जो होता है वो अत्यधिक कम मात्रा में पाया जाता है। अब प्रतिचुंबकत्व का कारण समस्त इलेक्ट्रॉनों का युग्मित अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण देखें, जैसे H2O, बेंजीन, आपका Cu पॉजिटिव, NaCl आदि। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, पेयर में है, वो पदार्थ हमेशा प्रतिचुंबकत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें अनुचुंबकीय को और प्रतिचुंबकीय को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कॉपर, परमाणु क्रमांक 29। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d10 4s1। ये कॉपर के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम यहां कॉपर के दो आयनों के बारे में बात करते हैं। पहला आयन है इसका Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव का मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में से निकल जाएगा, बचेंगे D10, और D10 का अर्थ हुआ सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े। जब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे तो जोड़े में होने का मतलब है पदार्थ कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेगा? प्रति चुंबकत्व। जब समस्त इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं तो इस अवस्था में पदार्थ के द्वारा प्रति चुंबकत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित किया जाता है। एक दूसरी स्थिति कॉपर में Cu2 पॉजिटिव। अब Cu2 पॉजिटिव में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। अगर हम Cu2 पॉजिटिव के विन्यास को देखें तो इसमें होगा ऑर्गन 3d9 4s0, यानी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा और एक बचा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अनुचुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होगा। अनुचुंबकत्व। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए म्यू का मान तो ये हो जाएगा n × n+2 का √। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 + 2 √3 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से जो है यहां पर Cu पॉजिटिव सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का काम करेगा, और Cu2 पॉजिटिव जो होगा उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी रहती है, तो ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के समान कार्य करता है।